अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों से जो गौर फ़िक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। डियर स्टूडेंट्स, माय टुडे टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। Yesterday I explained, I deliver in details about the fraction. Fraction क्या है? फ्रैक्शन भी एक फोर्स है जिसे और फोर्सेस होती हैं और उसका जो काम होता है वो ये होता है कि किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपोज करे, रेजिस्ट करे अगेंस्ट उसके मोशन। उसके मोशन होने के अंदर रोड़े अटकाए, आसान उर्दू में बोलूँगा, रोड़े अटकाए, मज़ाहमत करे और आके खड़ा हो जाए, उसको हिलना न दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल डिटेल में इस चीज़ को पढ़ी थी और आई होप कि आपने इसको उसी लेवल के साथ जो इसको अंडरस्टैंड भी किया होगा। आज हम थोड़ा और डिटेल में चलेंगे और आज हम उसकी काइंड्स को पढ़ेंगे। काइंड्स को पढ़ने के बाद हमारे जो कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन के हवाले से और क्लियर हो जाएंगे। मकसद हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, और ज़्यादा तवाना हो जाएंगे और हम इस काबिल हो जाएंगे कि अपने फैसले, अपने डिसीजन खुद ले सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो ड्रीम्स भी आएंगे, फिजिक्स के ड्रीम्स आएंगे आपको। आप अपने जहन से जो है चीज़ें सोचने के मकसद यू आर एबल थिंक यूर सेल्फ। ठीक है, जब आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ता है, बहुत जुनून होकर पढ़ता है, तो इसको तमाम चीज़ें आसानी लगती है और उसके जहन के अंदर ख्यालात का एक तांदा बन जाता है। उसके बाद ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं खुद ब खुद ही, बहुत सारे सवालात उसके जहन में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तमाम प्रॉपर्टीज़ और तमाम ये जो स्टेटस है इंसान का जब होता है, जब आदमी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है और एक एक चीज़ को बारीक बीनी से देख रहा होता है। और मेरी भी पूरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को जो है जितना बेस्ट दे सकता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ मैं आपके लिए करूँ। और मेरी सबसे बड़ी जो ड्रीम, जो ख्वाहिश होती है, जो विश होती है कि आपको फिजिक्स जो है वो आसान करके बताऊं। जितना आसान हो सकता है उतना आसान करके बताऊं और उसके जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो असल जो हैयत है वो भी चेंज ना हो। इसलिए मैंने अब जो है वो उर्दू में भी लिखना शुरू कर दिया है ताकि आपको आसानी हो जाए। चले, ये तो था एक छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन या जस्टिफिकेशन। अब हम अपने जो है मौजू की तरफ आते हैं, अपने जो है वो टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो नजर आ रही है वो इसकी जो पहली जो टाइप्स है, जो ब्रांच है, उसका नाम है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मकसद, अगर हम लफ्ज पे गौर करें तो स्टैटिक्स का मकसद है साकिन, रुक जाने वाला, यानी रेस्ट। हर वो बॉडी, इससे पहले हमने पढ़ा था शुरू के अंदर जो पढ़ा था कि वो स्टेशनरी, कोई भी बॉडी जो रेस्ट के अंदर है इसको हम बोलते थे स्टेशनरी बॉडी, और जो मोशन भी थी इसको हम बोलते थे ये मोशन के अंदर है। ठीक है, तो ये लफ्ज जो है हमारे लिए कोई दिस इज नॉट न्यू वन, दिस इज ओल्ड वन। हम इसको ऑलरेडी पहले कर चुके हैं और ये लफ्ज जो है स्टेशनरी से निकला है, स्टैटिक्स, जिसके माने हैं रुक जाना, ठहर जाना या रेस्ट की हालत में जाना। इसकी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्टैटिक फ्रैक्शन होती है ये किस किस्म की फ्रैक्शन होती है और क्यों उसका नाम पड़ा, कौन सी वजूहात होती हैं, कौन सी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम इसको स्टैटिक्स कहते हैं। सपोज करें हमारे सामने जो है एक बॉक्स है, इसका वेट जो है ऑलमोस्ट 5 kg है और हमें ऑर्डर किया जाए जो कि जो एक सरफेस पे पड़ा हुआ है, यानी किसी टेबल पे हो सकता है या किसी ग्राउंड पे हो सकता है, यहां पर है। और मैं चाहता हूं कि उसको जो है उसको मोशन दूं, उसको उस जगह से जो है चेंज करके उसकी जगह को रिप्लेस कर दूं, तो उसके लिए मुझे जो है फोर्स लगाना पड़ेगी। अब मैंने सबसे पहले इस पर जो है 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये सोच के कि मैं इसको मूव करवा दूं। लेकिन जब 5 न्यूटन की मैंने फोर्स लगाई तो मुझे सक्सेस नहीं हुई, मुझे खुशी नहीं हुई, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट था वो वहीं का वहीं पड़ा रहा। इसके बाद मैंने जो है
जब मैं इस पर 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा था और ये जब रेस्ट की हालत में था, तो उसी वक्त एक फोर्स और जनरेट हो रही थी, उसी टाइम एक फोर्स और जनरेट हो रही थी, जो भी वो फोर्स भी इसके इक्वल थी। जैसे मैंने 5 न्यूटन लगाई, तो यहां भी जो है, जो उसकी अगेंस्ट में जो फोर्स हो रही थी, फ्रैक्शनल फोर्स, स्टैटिक फोर्स, वो भी सेम थी। और सेम होने की वजह से क्या हुआ कि हमें पता है कि जब दोनों वैल्यू सेम हो जाए तो वो कैंसिल हो जाती है, यानी जो रिजल्टेंट जो फोर्स होती है वो जीरो आ जाती है। तो जीरो का मकसद क्या है? रेस्ट के अंदर। तो ये वजह थी इसकी रेस्ट में रहने की। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी हिम्मत की, फिर क्योंकि मेरा टारगेट ये था कि इसको मूव कराऊं, मैंने फिर इस पर फोर्स लगाई, 6 न्यूटन की लगाई, फिर भी मैं अनसक्सेसफुल रहा। 7 की लगाई, 8 की लगाई, 9 की लगाई, यहां तक कि लगाते लगाते मैं थक गया और मैं आई वॉज नॉट सक्सेसफुल, मुझे कामयाबी नहीं मिल सकी और फिर मैंने इसको छोड़ दिया। तो इन तमाम बातों से ये जाहिर हुआ कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें सक्सेसफुल ना रहा। और दूसरी बात ये है कि मुझे ये भी आइडिया नहीं है कि इसकी जो फोर्स लग रही है इसके ऊपर जो अगेंस्ट में, वो कितनी है। अगर मुझे ये पता होता तो मैं तैयारी करके आता और एकदम उतनी फोर्स लगा देता, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं है। और ना हमारे पास स्टैटिक, इस कंडीशन में स्टैटिक्स फ्रैक्शन का कोई फार्मूला भी नहीं है कि जिसकी वजह से हमें ये पता लग सके कि भाई इस पे फोर्स कितनी लग रही है। फार्मूला ना होने की वजह से हमारी तमाम जो थी हार्ड वर्किंग जो थी वो सब क्या हो गई, अनसक्सेसफुल हो गई। इसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं खामोश हो गया और फिर मैं एक नई प्लानिंग सोचने लगा आगे के लिए। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन हमें क्या बोलती है? डेफिनेशन कहती है, इट इज अ फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड सरफेस। ये एक फोर्स है, ठीक है, जो इस बॉडी के सरफेस और इस बॉडी के सरफेस के कांटेक्ट में आने से होती है। ये तो हमें पता है, ये हमें पता है, फोर्स की डेफिनेशन भी यही है, ठीक है। अच्छा, अब आगे की बात बता रही है, व्हेन द बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक्स फ्रैक्शन। फोर्स लगाने के बाद भी अगर कोई ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन ना हो और वो अपनी जगह को रिप्लेस ना करे, अपने सराउंडिंग को ना छोड़े, तो उस सूरत के अंदर जो फोर्स लग रही होगी उस फोर्स का नाम है स्टैटिक्स फोर्स। जब आप 11 में जाएंगे तो उसका बहुत ज्यादा डिटेल में, लेकिन मैं अभी आपको मैं जो है वो अंदर रहना चाह रहा हूं आपकी, ठीक है, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाए। और आप ज्यादा बताने के बाद फिर उसकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो मैं उस पर आपको लेके भी जाना नहीं चाह रहा, लेकिन आपको इतना पता लग गया कि फोर्स लगने के बाद भी उसमें कोई तब्दील ना हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम नाम देंगे स्टैटिक्स फ्रैक्शन। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने क्या किया कि क्योंकि मेरा टारगेट था कि इसको मूव कराना है। मेरा टारगेट क्या था? इसको मूव कराना है। तो मैंने अपने टारगेट को रीजनरेट किया, रीस्टेब्लिश किया और रीट्राई की। अब मैं पहले से ज्यादा एनर्जेटिक था, तो मैंने क्या किया कि उस पर मैंने एक साथ जो है 11 न्यूटन की फोर्स लगाई। जब 11 न्यूटन की फोर्स लगी तो अगेंस्ट द फोर्स क्या हुआ कि इसके अंदर मूवमेंट शुरू हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने यहां पर जो है 10 न्यूटन तक फोर्स लगाई थी, तो इसकी जो कैपेसिटी थी, इसकी जो फ्रैक्शन की जो कैपेसिटी थी, जो मैक्सिमम जो इसकी कैपेसिटी थी वो 10 तक ही थी, जिसका मुझे पता नहीं था। यहां आने के बाद जब मैंने सोचा कि मुझे अब उससे ज्यादा मुझे फोर्स लगानी है, मैं खा पी के आया, खूब तैयार होके आया, मैंने भाई अब मुझे ज्यादा फोर्स लगानी है, तो मैंने एक साथ क्या किया, बहुत ज्यादा फोर्स लगा दी। और मुझे अंदाजा हो गया था कि मुझे अब जो मैं पहले लगा रहा हूं उससे ज्यादा मुझे फोर्स लगानी है। तो मैंने यही किया कि मैंने उससे ज्यादा जो फोर्स थी इसको यूटिलाइज किया। तो उसके अगेंस्ट में क्या हुआ कि मैं सक्सेसफुल हो गया और इस बॉडी के अंदर क्या हुआ, मोशन हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि कोई मैक्सिमम लिमिट थी स्टैटिक्स फोर्स की, जिसकी वजह से मैं यहां फोर्स लगा रहा था
उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। क्रॉस ना करने की वजह से इसमें मोशन नहीं हुआ। जो ही मैंने रीट्राई की और पहले से ज्यादा जो है वो एनर्जेटिक होके आया, ज्यादा स्ट्रांग होके आया, और मैंने क्या किया कि उस फोर्स से ज्यादा मैंने क्या किया, फोर्स लगाई, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि इसके अंदर मोशन हो गई। अब ये जो मोशन उस तोड़ने के बाद जो हल्का सा जो मोशन शुरू हुआ है, यानी नियर टू मोशन हुई है, नियर टू मोशन, मोशन नहीं हुआ है, मोशन भी नहीं है, यानी कि ये हल्की सी खिसकी है। तो इस कंडीशन को, इस स्टेटस को, इस हालत को बोलेंगे लिमिटिंग फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रैक्शन। हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग लिमिट हो सकती है, डिपेंड करती है उसके मास के ऊपर और डिपेंड करती है उसके मटेरियल के ऊपर। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अपोजिंग फोर्स ऑफ अ स्टैटिक इज नोन एज लिमिटिंग फोर्स। स्टैटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रैक्शन कहते हैं। इसको जो है वो, इसको भी एफ से जाहिर करते हैं लिमिटिंग को, और कहीं पर जो है वो एल भी लगाते हैं, एफ एल भी लगाते हैं। कहीं पर क्या लगाते हैं? एफ एल भी कर देते हैं, और कहीं पर एफ एस भी, क्योंकि ये जो है स्टैटिक से ही निकली है, स्टैटिक से ही निकली है। तो आई होप कि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं इसको दोबारा आपको, ठीक है, अब थोड़ा इसके आगे की तरफ मूव करते हैं। अब क्या हुआ, जब मोशन शुरू हुआ तो आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं अपने टारगेट के अंदर, अपने एम के अंदर जो मेरी डिजायर थी वो पूरी हो गई थी। अब उस बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया, यानी ट्रेवल करना शुरू कर दिया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ कर दिया। अब जो फ्रैक्शन आएगी, यानी वो लिमिटिंग फ्रैक्शन तो खत्म हो गई। स्टैटिक फ्रैक्शन का काम कहां तक था? जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही थी। स्टैटिक फ्रैक्शन का काम था उसने मूव नहीं कराया। उसके बाद कौन सी फ्रैक्शन शुरू हुई? लिमिटिंग, जिसकी वजह से वो हल्की सी एक मूवमेंट हुई, और लिमिटिंग फ्रैक्शन भी वहीं पर आकर दम तोड़ दिया, या वहां जाके वो रुक गई बस। ठीक है, सबकी अलग अलग स्टेटस है, अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग ज्यूरिडिक्शंस है, अलग अलग एरियाज है जिसमें रह के वो काम कर रही होती है। ठीक है, ये बहुत माइन्यूटली आपस में इनमें डिफरेंशिएशन जिसको आपने जहन में रखना है। ठीक है जी। अब जब जब कोई भी बॉडी मोशन शुरू कर दे तो उस वक्त उसका नाम हो जाएगा काइनेटिक फ्रैक्शन। काइनेटिक फ्रैक्शन, एक काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ठीक है, हमने वो पढ़ी है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, काइनेटिक जो निकला है वो ग्रीक वर्ड है, और जिसके माने क्या है? मूवमेंट, हिलना झुलना, मूव करना। गाड़ी मूवमेंट में आ गई, जिसका नाम क्या हो गया? काइनेटिक फ्रैक्शन। अभी भी इस पे फ्रैक्शन लग रही है, अभी भी इसको अपोज कर रही है, लेकिन उसका नाम क्या है? काइनेटिक फ्रैक्शन। और ये काइनेटिक फ्रैक्शन क्या है? लिटिल बिट लेस देन लिमिटिंग फ्रैक्शन। लिमिटिंग फ्रैक्शन से कम है ये, जब तो गाड़ी मूवमेंट कर रही है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन है कि द फ्रैक्शन ड्यूरिंग मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रैक्शन। आगे छोड़ दिया पूरा ही। द फ्रैक्शन ड्यूरिंग द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रैक्शन। इट इज स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फोर्स। लिमिटिंग फोर्स है ये, इस पे जो फ्रैक्शन होगी वो कम लग रही होगी, इस पे फ्रैक्शन कम होगी पर निस्बत लिमिटिंग फ्रैक्शन के। ठीक है, अभी आपको इतना ही जहन में कर ले, जब आगे की तरफ जाएंगे तो फिर आपके तमाम कॉन्सेप्ट जब इसके साथ ज्वाइन होंगे ना वो, फिर आपको तमाम चीजें आसानियां होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब काइनेटिक के बाद क्या हुआ? जब बॉडी मूवमेंट कर रही होती है तो मूवमेंट भी मुख्तलिफ तरीके की होती है। अगर मूवमेंट एक ही तरीके की होती है तो बोलते हैं ठीक है बस काइनेटिक हो रही है, इट्स ओके। लेकिन जब हम मूवमेंट देख रहे होते हैं तो मूवमेंट की भी अलग अलग किस्म की किस्में हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या किया गया? उन्होंने अलग अलग उनको सब ग्रुप किए गए, उनकी सब ब्रांचेस बनाई गई है। ठीक है, सबसे पहले
काइनेटिक के बाद जो आती है, जो मूवमेंट देख रहे होते हैं, उसका नाम है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग ये होती है, अगर आपने देखा होगा मूवमेंट स्लाइडिंग के लिए, हर वो चीज जिसको हम पकड़ के घसीट रहे हो, जिसको हम ड्रैग कर रहे हो, जैसे माउस लेती है, माउस को आप क्या कर रही होती है, ड्रैग कर रही होती है, माउस को आप ड्रैग कर रही होती है आप, ठीक है। कोई भी सामान जिसको आप पकड़कर पुल कर रहे हो, या हमें वो नजर आता हो पुल किया हुआ, इस तरह की फ्रैक्शन को बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रैक्शन। और स्लाइडिंग फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो उसका जो कांटेक्ट होता है, सरफेसेस का जो कांटेक्ट होता है, वो ज्यादा होता है बनिस्बत दूसरी फ्रैक्शन के, ज्यादा कांटेक्ट होता है, इसलिए उसके अंदर फोर्स भी ज्यादा उसको रिक्वायर होती है और उसके अंदर फ्रैक्शन भी ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम इसकी जो है वो डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हेन वन बॉडी इज स्लाइडिंग ओवर द सरफेस, जब कोई बॉडी किसी के ऊपर स्लाइड करती हुई जाए, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मोशन तो हो रहा है, यूं करती हुई जाए, तो उसका नाम क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रैक्शन। उस पर जो फ्रैक्शन लग रही थी, फोर्स भी पड़ा, स्लाइडिंग फ्रैक्शन उस पर जो लग रही थी उस वक्त, अगर आप किसी को घिसता हुआ देखे ना, किसी ऑब्जेक्ट को घिसता हुआ देखे आप, तो आप बोलेंगे इस पर जो फ्रैक्शन लग रही है, कौन सी लग रही है, स्लाइडिंग फ्रैक्शन। और वो किससे ज्यादा होती है, वो काइनेटिक्स से भी ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद है रोलिंग फ्रैक्शन। रोलिंग फ्रैक्शन में ये हो गया कि जो आपके जो हमारे रोलिंग के बारे में मिसाल क्या है, कार का पहिया रोल कर रहा होता है रोड के ऊपर, कार का पहिया रोलिंग कर रहा होता है। तो इस किस्म की जो फ्रैक्शन होती है जिस व्हील के थ्रू जो हो रही होती है, ये साइकिल पे जा रहे हैं हम, ये तमाम दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रोलिंग फ्रैक्शन। गाड़ी को लेके जा रहे हैं, चलती हुई पहिए जिसके मिसाल के तौर पे वो रोलिंग फ्रैक्शन है, ठीक है। व्हेन अ बॉडी मूव विद द हेल्प ऑफ व्हील, आसान सी डेफिनेशन देखिए कि जब भी कोई बॉडी जो है जो व्हील का सहारा लेकर, बाय द हेल्प ऑफ व्हील की मदद से मोशन कर रही हो, तो उस वक्त जो फ्रैक्शन लगेगी वो लगेगी रोलिंग फ्रैक्शन लगेगी, ठीक है। और इट इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन, ये इससे बहुत कम होती है। इसके अंदर जो है आपकी फोर्स भी कम लगती है, ठीक है। आपने देखा होगा स्कूल के बैग पहले आपको उठा के लेके जाते थे, जब घसीटते हुए लेके जाते थे, आप एयरपोर्ट पे भी लेके जाते थे, तो सामान लेके आते थे साल के दौरान, वजन होता था। अब क्या हो गया, उसके अंदर बेरिंग लगा दिए, देखो कैसा कॉन्सेप्ट बना से, बेरिंग लगा दिया। अब क्या हो गया, आपको फोर्स कम लग रही है और आपकी चीजें भी खराब कम हो रही है, क्योंकि उसका कांटेक्ट कम है। इसका बहुत जबरदस्त मिसाल है, आजकल बच्चे इसी बैग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उस वक्त फोर्स की बात नहीं कर रहा, उस वक्त कौन सी फोर्स लग रही है, उस पर कौन सी फ्रैक्शन लग रही है, रोलिंग फ्रैक्शन। देखो ये तमाम चीजें अगर ध्यान में याद होंगी तो आपको तमाम चीजें आसानी के साथ आपको हमेशा याद रहेंगी आपको, ठीक है। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे आपके पास कोई वजन अभी मैंने बात दी उस पर कर रहा था, एक वजनी कोई थैला है, एक बहुत बड़ा थैला आपके साथ है, तो आप उसको आप खींच के लेके जा रहे हैं, तो आपको जो है वो फोर्स भी ज्यादा लग रही है और उसमें फ्रैक्चर भी बहुत हो रही है, क्योंकि फ्रैक्चर ज्यादा लग रही है तो आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ रही है, फ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। अगर उसी को आप उसी ऑब्जेक्ट को आप किसी गाड़ी में डाल लें, ठीक है, व्हील कार्ट के अंदर, ठीक है, कोई गाड़ी हो जिसकी पहिए लगे हुए हो, उस पर डाल लें और उस गाड़ी को पकड़ के खींचे आप, तो आपका क्या होगा, आपकी फोर्स भी कम लगेगी, और आपकी फोर्स भी कम, जब फोर्स कम लगेगी तो फ्रैक्शन भी कम लगी होगी, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आपके एज पर आपके जो सिलेबस है उसके हिसाब से जो है ये आपकी जो है ये दीज आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन विच आई एक्सप्लेन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कि आपको तमाम चीज़ें जो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसके हवाले से अगर कुछ है तो मुझे बताएं, दोबारा मैं रिपीट कर दूं आपको, नथिंग, ठीक है। तो वाइंड अप करते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का आपको लेक्चर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपको जो मैंने टाइप्स बताई हैं एग्जाम्पल देकर वो भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे इनबॉक्स करें, इंशाअल्लाह आई मस्ट रिप्लाई यू। अस्सलाम वालेकुम।